राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी लोग बेटा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा अपना ध्यान रखना क्योंकि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और आपके लगभग यही 20 से 25 दिन रह गए हैं। आप बेटा अपनी मेहनत करते रहिए। आज फिर से बेटा प्रतिदिन की तरह आपका फिजिक्स सेकेंड का जो टॉपिक है वो है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और ये बेटा जो डेरिवेशन है इस चैप्टर 3 है और इसके बेटा जो डेरिवेशन है लगभग इंपोर्टेंट रहते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता ही है किसी न किसी सेट में। तो बेटा देखिए अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है ये कैसे निकाला जाता है या कैसे इसको किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप लोगों को इसको टफ लगता है। देखिए आज इसको आपको शॉर्ट तरीके से इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही आपको बताएंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको कर लेना, ठीक है। ये बेटा इसका डायग्राम है जो पहले से ही हमने इसलिए बना लिया क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आपको रफली अभी समझाएंगे कि कैसे इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। ये आपका एक बेटा क्या है, गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। ये क्या है, एक गोलीय पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है ये इसकी बेटा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। और आपको मालूम है अवतल दर्पण में जो दूरियां ली जाती हैं वो हमेशा दर्पण के परावर्तक तल के सामने होती हैं। यानी कि जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा क्या होती है, बाएं से दाएं चलती है, लेकिन दूरियां हमेशा दाएं से किधर चलती है बेटा, बाएं ओर ले जाते हैं, इसलिए दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं। ये आपका एक गोलीय पृष्ठ है, जो है कैसा, अवतल पृष्ठ है। ये आपका एक गोलीय अवतल पृष्ठ है और ये बेटा इसका क्या होगा, इसको आप जेड जेड डैश और ये इसका क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पी। अब यहां पर आपने क्या किया, इसकी मुख्य अक्ष पर एक केंद्र मान लिया, जो केंद्र है इसका क्या, सी। और मुख्य अक्ष के केंद्र सी से एक लंब लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, और इसको क्या करते हैं, दर्पण पर लेते हैं। और ये जो अभिलंब होता है ये आपको मालूम है कि कोई भी, यदि कोई भी ये वृत्त है आपका और इसके बटा जो केंद्र है वो क्या है, सी है। इसका केंद्र क्या है, सी। और ये इसकी बेटा क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। और ये इस पर कोई एक स्पर्श रेखा ली जा रही है। ये क्या होगा, स्पर्श रेखा। ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों, ये बेटा इस वृत्त पे क्या है, ये पूरा एक वृत्त है और ये पूरा एक, सॉरी, ये पूरा एक दर्पण है और इस दर्पण पर ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये आपने एक गोल दर्पण ले लिया और इसकी त्रिज्या क्या मान ली, आर मान ली, और ये इस पर क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई। और आपको ये मालूम है कि कोई भी वृत्त हो या आपका यहाँ पे दर्पण कुछ भी मान लीजिए है तो गोल ही, कोई भी यदि वृत्त है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है उस पर यदि कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, उस पर अविलंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, अविलंब। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। यानी कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उसकी स्पर्श रेखा पर क्या होता है, अविलंब होता है। क्या होता है, अविलंब। सेम बेटा कंडीशन ये है, ये जो है ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। यदि आप इसको चाहें तो ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए ये इसका मध्य बिंदु मान लिया यहां से, और ये इस पे क्या है, लंब है, और ये इस पे क्या डाल ली, स्पर्श रेखा, ठीक है। आपको सबसे पहले बस इतना याद रखना है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है, लंबवत होती है। ये इस पर एक अभिलंब खींच लिया, यहां पर आपकी एक वस्तु क्या रखी है, ओ। अभी इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपने अभिलंब से टकराती है, और ये आपका माध्यम N1 है, ये बेटा माध्यम N2 है, ये आपका विरल माध्यम है, और ये माध्यम कैसा है आपका, सघन है।
ठीक, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। आपको ये मालूम है अपवर्तन के नियम में जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से या अपने अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये जब विरल माध्यम है आपका, इधर क्या है बेटा, सघन, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। जिधर उनका अभिलंब होता है किरण भी उसी तरफ झुक जाती है। वही कंडीशन बेटा यहाँ पर है, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, यानी दर्पण आपको मालूम है कांच का बना होता है। विरल माध्यम से जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये बेटा आपको मालूम है ये अभिलंब है, ये कोई वस्तु है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपने अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। और जिधर झुकती है उधर अपवर्तन कोण क्या होता है, आर। तो बेटा इधर अपवर्तन कोण क्या होगा, आर। अब इसी जो ये झुका हुआ है झुकाव, इसी को पीछे खींच लाते हैं, और जब इसको पीछे खींच के लाते हैं तो ये बिंदु आई पर मिलती है जहां पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो बेटा है वो कैसा होता है, जबरदस्ती बनाया जाता है, यानी प्रतीत होता है पर होता नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि जब आप रात में निकलते हैं, सुनसान बीहड़ होता है, अंधेरी रात हो और आप सुनसान रोड पर अकेले चल रहे हो, तो हर पल आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हवा चलती हो, ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा आपको आभास होता है, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, एक कंडीशन ही आती है कि आप हुसैन बोल्ट बन जाते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ये आभास होता है कोई हमारे पीछे है, पर ऐसा होता नहीं है। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि ये प्रतीत होता है पर होता नहीं है। इसको क्या करते हैं, पीछे खींचते हुए ले आते हैं और जहां पर ये बेटा मिलता है वहीं पर इसका वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, ये जो कोण बनता है ये आपका अल्फा होता है, ये आपका कोण बीटा होता है, ये आपका कोण क्या होता है, गामा। अब आपको मालूम है जिधर से आपकी प्रकाश किरण जाती है उधर आपका आपतन कोण क्या होता है, आई होता है। उधर आपका आपतन कोण क्या होता है, आई। इधर बेटा आपका ये जो प्रकाश की किरण मिली है तो ये पूरा का जो पूरा कोण होगा ये क्या होगा, आपका आई होगा। ये क्या होगा, आई। अब ये आपका कोण आर है और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये बेटा कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको यहां ले लेते हैं। इसका शीर्षाभिमुख को मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा, ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रकाश की किरण है ये तो इधर आई अवलंब, और इसको ही ये वाली जो किरण थी ये बी मान ली, ये एन मान ली, ये बी वाली किरण ही तो झुकी थी और इसी झुकाव को क्या किया, पीछे खींचते हुए ले आया और ये कहां पे मिली, आई पर। जहां पर ये मिलती है वहां पर कोण क्या बनाती है, बीटा। और इसके सामने ये आपका जब ये वाला आपका कोण आर है अपवर्तन कोण, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ और ये कोण भी क्या होगा, आर। और ये टोटल कोण है वो क्या है, आपका अपवर्तन सॉरी आपतन कोण आई है। ठीक है, ये आपकी इसकी कंडीशन थी। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया, एक बार इसको और बेटा देख लीजिए। ये आपका एक अवतल पृष्ठ है जो एक कांच का खोखला गोला होता है। इधर आपका विरल माध्यम है, इधर आपका सघन माध्यम है, इधर N1 माध्यम मान लिया, इधर N2 माध्यम। ये बेटा एक मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष पर एक आपकी वस्तु O रखी हुई है, इस वस्तु O से एक आपकी प्रकाश की किरण जाती है, ये आपका अभिलंब है, ये तो आपको मालूम है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये झुक इधर को गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक, जिधर झुकती है उधर अपवर्तन कोण आर होता है। देखिए जिधर झुकती है उधर अपवर्तन कोण आर और जिधर से आती है उधर आपतन कोण आई, तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये आपका अपवर्तन कोण आर है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है
और शीर्षाभिमुख कोण ये है तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा आर। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा आर होगा। अल्फा बीटा गामा आपके ये कोण बनते हैं। गामा यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का कार्य करता है। शीर्षाभिमुख बेटा क्या होता है कि जैसे ये आपका एक त्रिभुज है और ये इसका क्या है बहिष्ठ कोण है, ये यदि 30 अंश है, ये 50 अंश है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा 80 अंश। यानी कि जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो गामा है ये यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का कार्य करता है, ये इसके योग के बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, अब बेटा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए इधर ये आपका एक अवतल पृष्ठ है, ठीक, और इस अवतल पृष्ठ से ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक आपका वक्रता केंद्र ले लिया, सेंटर ले लिया, सेंटर से एक इस पर अभिलंब डाल दिया, अभिलंब आपका ये n सीधा निकल गया। यहां से एक O वस्तु जाती है, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो कोण है ये पूरा कोण बेटा ये क्या हो जाता है आपका आपतन कोण I। ये आपका अपवर्तन कोण क्या होता है R। इसका जो शीर्षाभिमुख ये है और इसका शीर्षाभिमुख ये है, शीर्षाभिमुख ये है, अगर ये R है तो ये भी क्या होगा R होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा R होगा। गामा आपको मालूम है ये यहाँ पर बहिष्ठ कोण का काम करता है, ये दर्पण का ध्रुव P होता है। ठीक है, अब बेटा देखिए दर्पण के ध्रुव P से O तक की यानी वस्तु तक की दूरी U होती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब I तक की दूरी B होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है R होती है। अब यहाँ पर आपकी जितनी भी दूरियां हैं वो माइनस में ली जाती हैं क्योंकि वस्तु क्या इधर चलती है, प्रकाश की किरण किधर चलती है इधर, दूरियां इधर। देखिए दूरियां बेटा इधर चलती हैं, प्रकाश की किरण इधर चलती है, ये इधर चलती है प्रकाश किरण, दूरियां इधर को चलती हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसलिए दर्पण के सामने जो भी दूरियां ली जाती हैं वो कैसी होती हैं ऋणात्मक होती हैं। वो कैसी होती हैं ऋणात्मक। ठीक है, अब यहां पर बेटा देखिए आप, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक आपका कोण है O त्रिभुज। देखिए बेटा एक आपका त्रिभुज O A और C है। देखिए बेटा ये A है, ये O है, ये C है। ठीक है, एक आपका हो गया O A C, तो O A C में जो आपका आपतन कोण बन रहा है ये यही तो I बन रहा है O A C, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला यहां तक O A और C कोण क्या बन रहा है I, ये कोण क्या बन रहा है अल्फा। देखिए यहां पे ये बेटा कोण क्या बन रहा है अल्फा बन रहा है। ठीक है, ये अल्फा कोण बन रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा ये इधर बाहर को क्या बन रहा है बहिष्ठ कोण गामा बन रहा है। देखिए ठीक, अब ये जो बहिष्ठ कोण गामा है वो इन दोनों कोणों के योग के कैसा होगा बराबर, यानी कि गामा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस आई। गामा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस वाई, यानी कि बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। दो अंतः कोण आई आर है, इनका योग किसके बराबर है एक बहिष्ठ कोण के बराबर है। ठीक है, सेम यही कंडीशन त्रिभुज ओ ए और सी में है, ये भी देख लीजिए। गामा बेटा इसके लिए भी बहिष्ठ कोण का कार्य करेगा और इसका कोण क्या है आर है अपवर्तन कोण। यहां पर भी बहिष्ठ कोण का कार्य करेगा, दो अंतः कोण आपके बीटा और गामा है बेटा, बीटा प्लस गामा, सॉरी बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर है। और आपका बहिष्ठ कोण क्या है आर, यानी कि बहिष्ठ कोण जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है आपका। ठीक बेटा, ये दोनों कंडीशन हो गई आपकी।
दूसरा आपका जो है इधर त्रिभुज है, यानी कि बी ए एन, बी ए एन में भी जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका आर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको, तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिख लेंगे, थ्योरी बेटा लिखने तक डायरेक्ट इसको करते हैं कैसे, देखो यानी कि बिंदु ए जो है आपका, इस पर आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण क्या है आर है। अब बेटा देखिए इसकी आप, यदि आप इसकी थ्योरी बनाएंगे तो वो कैसे लिखेंगे, माना जेड जेड डैश एक आपका अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है पी है, जो दो माध्यम विरल और सघन में रखा हुआ है, जिसके ध्रुव से एक ओ तक की जो दूरी है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थ्योरी काट दियो। अब बेटा देखिए यहां पे, यानी कि आपका एक त्रिभुज ओ ओ ए और सी, ओ ए सी, आपतन कोण क्या है इसका आई, दूसरा आपका आई ए सी है, इसका अपवर्तन कोण क्या है आर है, और इधर आपका बी ए एन जो है ये भी क्या आर है, यानी कि दोनों कोण आपके कैसे हैं अपवर्तन कोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ओ ए और सी ले रहे हैं। देखिए बेटा त्रिभुज ओ ए सी में आपका क्या है बहिष्ठ कोण है। जब आपका गामा बेटा बहिष्ठ कोण है तो आपको मालूम है कि बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए इसका आपको साथ साथ इसका फिगर भी बेटा बनाते चलें। ये बेटा देखिए गामा है, इधर आपका अल्फा है, इधर आपका आई है, ये आपका बिंदु ए है, ये ओ है, और ये क्या है सी है। यही त्रिभुज लिया ओ ए सी, ओ ए और सी, इसमें आपके दो अंतः कोण क्या है अल्फा और आई है, जबकि आपका बहिष्ठ कोण गामा है। अब ये गामा दो अंतः कोणों के योग के कैसा होता है बेटा आपका बराबर होता है। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा प्लस आई, यानी कि बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहां से बेटा आपको आई का मान निकालना है, तो आई बराबर आप इजकल टू क्या हो जाएगा आपका गामा माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आई का मान निकालना है। दूसरा आपका जो त्रिभुज है वो आपका क्या है आई ए सी। अब बेटा देखिए दूसरा त्रिभुज, इसमें भी बेटा गामा इसके लिए भी क्या करेगा बहिष्ठ कोण का कार्य करेगा। त्रिभुज आई ए सी, आई ए सी, गामा बेटा इन दोनों कोणों के अंतः कोणों के योग के बराबर है, यानी कि त्रिभुज आई ए सी में गामा बहिष्ठ कोण है। अब बेटा यहां से भी जब आप इसका मान निकालें तो गामा इजिकल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर, क्या हो जाएगा बीटा प्लस आर। अब यहां से आर का मान जब निकालना है तो आर इजिकल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब आपको मालूम है कि अपवर्तन का नियम है, तो जाहिर सी बात है यहां पर स्नेल का नियम लगेगा। स्नेल का नियम बेटा देखिए क्या होता है कि स्नेल का आपका जो नियम होता है वो होता है, इसको लिख देना आप, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो आपका क्या होता है एन होता है या 2n1, यानी कि एक माध्यम किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का मान सदैव क्या होता है एक नियतांक होता है।
लेकिन यहां पर साइन आई और साइन आर का मान बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। परंतु साइन आई बा साइन आर का मान बहुत कम है। साइन आई और साइन आर का मान है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। और जब ये मान बहुत छोटा है तो देखिए बेटा क्या करना है इसमें आपको, तब इसको क्या लिखते हैं हम, जब मान छोटा है तो ये आपका हो जाएगा आई अपान आर इज इक्वल टू एन, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। साइन हट जाएगा तो साइन आई की जगह पे आई आएगा, साइन आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एन। इनका क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो आई इज इक्वल टू आपका बेटा आ जाएगा क्या, आर एन या एन आर, एन आर। ये आपने बेटा समीकरण इसको क्या डाल दिया, 3। अब समीकरण 2 से और 1 से, समीकरण 1 व 2 से आई और आर के मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 3 में। देखिए बेटा ये समीकरण आपका 1 है, ये आपका समीकरण 2 है, यहां से आई का मान गामा माइनस अल्फा है, यहां से आर का मान गामा माइनस बीटा है। ये आई और आर के मान यहां से ऐसे लेंगे और यहां पर रख देंगे। आई का मान क्या है बेटा आपका, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, आर का मान क्या है, एन तो बाहर रहेगा, आर का मान क्या है आपका बेटा, गामा माइनस बीटा है। क्या है बेटा, गामा माइनस बीटा। ठीक। अब बेटा यहां से अल्फा बीटा और गामा के मान कहां से निकालना है, यहां से अल्फा बीटा और गामा के मान यहां से निकाल ले हैं। ठीक है। अब वो मान कैसे निकलेंगे, देखिए जरा, आपने एक सूत्र तो बेटा पढ़ा होगा, इधर देखिए, चूंकि में यहां पर निकालते हैं हम, जरा इधर आइए, इधर देखिए, चूंकि में देखिए बेटा इधर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अब आपको मालूम है कि कोण, जब हम अल्फा बीटा गामा अलग अलग निकालने हैं हमको, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं, तो बेटा देखिए कोण आपका क्या है, अल्फा है। अल्फा निकालिए, टेन अल्फा बात एक ही होती है, चाहे अल्फा लीजिए या अल्फा बराबर क्या आप ले सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, कोण तो आपका अल्फा या टेन अल्फा। चाप बेटे, चाप आपका ये ए और एम है, ये जो एम है, जब आप इसकी त्रिज्या बढ़ाते चले जाएंगे, जब ये दर्पण की त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, तो एक कंडीशन बेटा ये आएगी कि एम किस में मिल जाएगा, पी में मिल जाएगा। एम किस में मिल जाएगा, पी में। तो ओ एम की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, ओ पी हो जाएगा। चाप बेटा आपका ए एम है, इसकी हाइट भी हम मान लेते हैं क्या, एच। आपको देखो बेटा दिखा दे रहे हैं एक एक कंडीशन इसकी। तो चाप आपका क्या है, चाप है आपका ए एम। त्रिज्या बेटा देखिए, जब अल्फा कोण निकाला है तो यहां से त्रिज्या ली जाएगी, ये पूरी त्रिज्या बेटा इसकी क्या हो जाएगी, ओ एम। क्या हो जाएगी, ओ एम। लेकिन जो ओ एम है ये किसके बराबर है, ओपी के बराबर है। तो ओ एम की जगह हम क्या ले लेंगे, ओ पी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ओपी। अब ए एम आपका कितना है, एच है। ओ पी बेटा क्या है आपका, यू है, माइनस में। ठीक। ऐसे ही बेटा बीटा निकालना है, या इसको टेन बीटा आप लिख सकते हैं। इसमें भी चाप आपका वही रहेगा, चाप बेटा सब में आपका सेम रहेगा, त्रिज्या चेंज हो जाएगी। जब बीटा निकालेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, पी आई हो जाएगी। एच अपान
माइनस का बी, दूरियां कैसी होती हैं, माइनस में होती हैं। उसके बाद बेटा जब गामा निकालेंगे तो टेन गामा, आपको मालूम है आपका जो चाप है वही रहेगा, त्रिज्या चेंज हो जाएगी, त्रिज्या के गामा के लिए त्रिज्या सी है यानी कि पी सी। पीसी बेटा बराबर हो जाएगा आपका एच अपान माइनस का आर, क्या हो जाएगा एच अपान माइनस का आर। अब ये जो अल्फा बीटा और गामा के मान है, चाहे आप ये रखिए चाहे आप ये मान रखिए, दोनों में से कोई रख सकते हैं। यहाँ पे भी एच कॉमन आएगा कट जाएगा, यहाँ पर ए एम कॉमन आएगा कट जाएगा, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, फिर ओपी के मान वहां पे रखने होंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यही मान रख देंगे। ठीक है, एच अपान अल्फा का मान बेटा आपको इसमें रखना है, बीटा का मान रखना है और गामा का मान। देखिए बेटा गामा का मान बेटा क्या है आपका एच अपान माइनस का आर माइनस अल्फा का मान क्या है एच अपान माइनस का यू। अब बेटा देखिए यहां पर भी आपका माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और मान क्या हो जाएगा आपका एच अपान यू इज इक्वल टू, ये बेटा आपका एन बाहर रहेगा। ठीक है, इसको चाहे बाहर रखिए चाहे इसका अंतर मल्टीपल कीजिए, बात एक ही है। अब फिर से गामा का मान आपका क्या है एच अपान माइनस का आर, बीटा का मान बेटा आपका क्या है एच अपान माइनस का बी, माइनस यहाँ पे माइनस वहां पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको क्या करिए, अब एच यहां से कॉमन ले लेंगे और यहां से भी एच कॉमन आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस वन अपान यू, यहां से भी एन आपका एच कॉमन आएगा, तो यहां पर भी बेटा क्या रहेगा आपका वन अपान माइनस का आर प्लस वन अपान बी। एच से एच आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, एच से एच क्या होगा आपका कट हो जाएगा, एन का अब इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो इसको जरा पे आपका क्या बचा माइनस का आर प्लस का यू इज इक्वल टू, इधर बेटा आपका क्या बचा माइनस का वन अपान आर प्लस वन अपान बी। ठीक है, अब बेटा देखिए क्या करना आपको, इधर से जो आपका वन अपान बी है इधर आएगा माइनस में, ये इधर जाएगा तो काहे में जाएगा बेटा प्लस में जाएगा, या आप इसको इधर भेज दीजिए प्लस में, वो सॉरी माइनस में, और इसको क्या कीजिए आप इधर ले आइए काय में माइनस में। ठीक है, दोनों में से किसी को भी आप ला सकते हैं, इधर एन का ये मल्टीपल हो जाएगा अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपका। ठीक है, अब बेटा देखिए इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर और इसको इधर, अब इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा एन अपान आर, ये अंदर रहेगा माइनस के वन अपान आर। ठीक है, इसे इधर ले जाएंगे तो एन अपान बी माइनस का वन अपान यू, इसको बेटा एलसीएम लेंगे तो ये आर हो जाएगा आपका, यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये आपका ऐसा ही रहेगा एन अपान बी माइनस वन अपान यू। ये बेटा कब है जब आपका माध्यम कैसा है समान है, जब आपका माध्यम अलग अलग होगा तो एन की जगह पे एन टू अपान एन वन होगा, अभी बेटा वो भी होगा। तो सबसे पहले एक बार इसको फिर से बेटा देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक अवतल पृष्ठ है जिसका केंद्र आपका सी है, इस पर एक अभिलंब है आपका ए और सी, यहां से एक वस्तु जाती है, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक आपका त्रिभुज ओ ए सी जिसका आपतन कोण आई है, दूसरा आई ए सी जिसका अपवर्तन कोण आर है। सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं त्रिभुज ओ ए सी लेते हैं, जिसमें गामा क्या है बहिष्ठ कोण का काम करता है, गामा क्या करता है बहिष्ठ कोण का काम करता है।
तो गामा दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है गामा अल्फा प्लस आई के। यहां से आई का मान निकाल लिया। दूसरा आपका त्रिभुज आई ए सी है बेटा उधर, वहां से भी आपने क्या किया, गामा दो अंतःकोणों बीटा और आर के बराबर है, यहां से आर का मान निकाल लिया। फिर स्नेल का नियम लगाते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन। यहाँ पर साइन आई और साइन आर का मान बहुत अधिक छोटा है, इसलिए साइन आई की जगह आई और आर की जगह पे आर रहेगा। तो आई अपान आर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, एन। आई का इधर क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऐसे, तो आर इधर पहुंच जाता है अल्फा। अब आई और आर के मान बेटा समीकरण 1/2 से यहाँ पे रख देते हैं। आई का मान ये है और आर का मान ये है, यहाँ रख दिया। अल्फा बीटा गामा के बेटा जो मान होते हैं वो आपको डायग्राम से मिलेंगे। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण आपका जब अल्फा है, चाप आपका ए एम है, त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, पी ओ हो जाएगी। क्योंकि ओ एम जब आप इसको और अधिक बड़ा करते रहेंगे तो एक कंडीशन आएगी, एम कहाँ मिल जाएगा, पी में बराबर हो जाएगा। तो अल्फा इजकल टू टेन अल्फा, चाहे टेन अल्फा रखिए या अल्फा रखिए, आप अगर टेन अल्फा निकालेंगे तो फिर आपको चाप और त्रिज्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, तब आपको मालूम है कि जो इसका जो टेन अल्फा बराबर होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, उस डायरेक्ट हो जाएगा। ए एम बेटा आपको मालूम है कि चाप सभी में एक समान है, ए एम ए एम ए एम। त्रिज्या चेंज हो जाएगी जब अल्फा निकालेंगे, ये अल्फा के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, पी ओ। गाम बीटा के लिए त्रिज्या आपकी पी आई, गामा के लिए त्रिज्या आपकी पीसी। ठीक है, इसको आपने एच हाइट मान ली, ओपी वस्तु की दूरी यू है, पी आई प्रतिबिंबिक दूरी बी है, पीसी वक्रता त्रिज्या तक की वक्रता केंद्र दूरी जो है वक्रता त्रिज्या वो भी आपकी क्या है, आर है। और दोनों तीनों के तीनों बेटा काहे में ले जाएंगे, माइनस में। अल्फा बीटा गामा के मान रख दिए, मान रखने के बाद एस से एस आपका कट हो गया, एन का अंतर मल्टीपल हो गया। ये जो आपका मान है बेटा देखिए, ये वाला मान माइनस में है, जब इधर आएगा बराबर के तो इधर प्लस में आएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। ये दोनों समान है तो यहाँ पर आर क्या आ जाएगा, एलसीएम। ऊपर आपका n माइनस वन इजकल टू एन अपान बी माइनस वन अपान यू। अब आप चाहें तो बेटा यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा देखिए, अब आपको क्या करना, अभी तक तो ये जो निकला है ये माध्यम समान है। अब क्या है, माध्यम आपके दो हैं, n1 और n2 है। ठीक, यदि 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 प्रथम बा यदि प्रथम बात द्वितीय माध्यमों के अपवर्तनांक, प्रथम व द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक n1 बा n2 है। अभी तक केवल एक माध्यम था, अब बेटा क्या n बराबर n2 आपके दो माध्यम हैं। तो आपको स्नेल के नियम में आपने पढ़ा था n बराबर इसको 2n1 या n2 अपान n1 भी बोलते थे। इसे आप चाहे तो समीकरण 4 डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये n यानी कि जो n बराबर क्या है, n2 अपान n1, इसको कहां रखना आपको, समीकरण 4 में। n2 अपान n1 का मान समीकरण 4 में रखना है। ठीक बेटा, अब बेटा देखिए यहाँ पर n1 की जगह, n की जगह क्या रखना आपको, n2 अपान n1, n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r। ठीक है, इजिकल टू, यहां पर बेटा n2 अपान n1 रखेंगे आप, n2 अपान n1 अपान के b और माइनस के 1 अपान u। ठीक, यहां आपको मालूम है ये आपका जो बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है, देखिए इसको जरा इधर देखिए,
ये आपका n2 अपान n1 माइनस का 1 बन रहा बेटा, ये इतना। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये n1 हो जाएगा, n1 से n1 कट हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा n2 माइनस का चिन्ह 1 से n1, n1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान, और ये जो n1 है ये नीचे आ जाएगा, तो n1 क्या हो जाएगा r इक्वल टू, यहाँ पर भी n1 नीचे आ जाएगा, n2 अपान n1 b माइनस के 1 अपान u। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर n1 से क्या करेंगे हम, दोनों ही तरफ आप क्या करेंगे, n1 से गुणा कर देंगे, n1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, n1 से गुणा करने पर n1 से बेटा गुणा आप इधर भी करेंगे, n1 से गुणा आप यहां भी करेंगे, n1 से गुणा आप यहां भी करेंगे। यहाँ बेटा देखिए n1 से n1 कटेगा, यहाँ पे भी n1 से n1 कटेगा। अब आपका जो सूत्र बनेगा वो n2 माइनस n1 अपान r इज इक्वल टू n2 अपान b माइनस n1 अपान u। ये आपका बेटा क्या हो गया, डेरिवेशन। ठीक, अभी माध्यम आपका n था, अब माध्यम आपका क्या है, n1 और n2 है, यानी n की जगह पे क्या रखना आपको, n2 अपान n1 रखना है। n2 अपान n1 रख दिया, इसका ऊपर एलसीएम ले लिया, तो n2 माइनस n1 अपान n1, ये n1 जो है ये आ जाएगी नीचे, ऊपर आपका ये रहेगा n1 का इधर भी उधर भी गुणा करते हैं, n1 से n1 आपका कट हो जाता है, बचता क्या n2 माइनस n1 अपान r और n2 अपान b माइनस के n1 अपान u। ये बेटा आपका अवतल पृष्ठ के लिए एक डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका उत्तल पृष्ठ के लिए है। और बेटा आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि अब आप लोग अपनी स्टडी करना प्रारंभ कर दीजिए, मेहनत कीजिए। यदि आप 1 महीने सोते रहे तो आगे आपका आने वाला समय जो है ना बहुत ज्यादा बेकार रहेगा। आज यदि आप जाग लिए तो आपको आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, यदि आज आप सो लिए तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं होगी। इसलिए आप लोगों से बेटा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी मेहनत कीजिए, लगन से अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में यही रहता है कि पढ़ाई करना आपको करना ही पड़ेगी, क्योंकि यदि आपको लाइफ में कुछ बनना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए बेटा अपनी मेहनत करते रहिए आप।